नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार चारण और मेरा ये छोटा सा प्रयास कि राजस्थान विश्वविद्यालय के वो तमाम शिक्षक जिन्हें छात्र अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिन्हें छात्र अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं, जिन्हें छात्र अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उन्हें आपके समक्ष ला सकूं ताकि हम उनकी अंतर्दृष्टि, उनके कहन, उनके जहन और उनके मन और मस्तिष्क और हृदय के विचारों को समझ सकें। इस कड़ी में आज जो सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी मेरे साथ बैठे हैं और जिनका साथ हमें सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, वो हैं आदरणीय गजराज सिंह वर्मा सर, डॉक्टर गजराज सिंह वर्मा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने मुझे आपका इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया और मेरे विचार जानने चाहे। थैंक यू सर, आपने हमारा न्योता स्वीकार किया और हमारे छात्रों के भले के लिए आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत। सर, आज का ये कार्यक्रम मैं चाहता हूं कि हम इस बात के लिए फोकस करें कि बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने आरपीएससी क्लियर किया है और मेरे पास उनके फ़ोन भी आ रहे हैं सर लगातार, वो चाहते हैं कि इंटरव्यू में वो किस तरीके से उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके ताकि वो बेहतर से बेहतर साक्षात्कार दे सकें। और मेरा मानना है कि जब बात साक्षात्कार की आती है तो हमारे पास एक बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, डॉक्टर गजराज सिंह वर्मा सर। तो सीधा सवाल बिना किसी भूमिका के सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए सर, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो आरपीएससी इंटरव्यू के अंदर क्या ड्रेस पहन के जाएं सर? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो यही है सर कि हमारा पहनावा कैसा हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन सर। बिल्कुल सर, इम्पोर्टेंट सवाल है। और जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जी सर। और तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हैं तो हमारा अपीयरेंस कैसा हो। जी सर। है ना, हम किस तरह से अपने आप को कैरी करें, इसमें आपका ड्रेसअप कैसे होना चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि अब आप जो पूछ रहे हैं कि आरपीएससी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और वो अभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे आरपीएससी में। जी सर। तो आप ये देखिए कि वो एक टीचर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, वाजिब है ना। तो उसके लिए उनका मतलब ड्रेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन, उनकी क्लास, उनके जो उनका कॉलेज होगा वहाँ सब जगह मैटर करता है और बच्चे आपको देख के सीखते हैं। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सर। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, कैंडिडेट्स जब जाएंगे, पार्टिसिपेंट्स, जी सर, तो मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर जो जेंट्स हैं तो जेंट्स का ड्रेस कोड आप अगर देखें तो उनको सीजन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह की, कौन से सीजन में आपका इंटरव्यू है। जी सर। तो अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो आप कोट कैरी कर सकते हैं, कोट पैंट पहन सकते हैं। जी सर। ठीक है। अभी तो लेकिन हमारे ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है सर। हाँ। और अगर आप समर्स में, अगर आपका इंटरव्यू डेट है और आप समर्स में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने समर्स के हिसाब से अपने कपड़े चुने। जी सर। और उसमें आप फॉर्मल पैंट शर्ट्स पहने। जी सर। जिसमें कलर्स का भी महत्व है सर। अच्छा। कि आप किस तरह के कलर्स आप अपने ड्रेस पे रखें, बताएं सर। है ना। हाँ। जैसे कि अगर आप सूट पहनते हैं, है ना, समर्स, अगर विंटर्स में जा रहे हैं, जी सर, तो आप बिल्कुल जैसे आप ब्लैक या डार्क ग्रे कलर का या नेवी ब्लू कलर का आप सूट कैरी करें, है ना। जी सर। मतलब ये आप बॉयज़ के लिए बता रहे हैं? हाँ, ये जेंट्स के लिए। अच्छा, है ना, वो सूट कैरी करें। जी सर, कर सकते हैं जी, है ना। और अगर आप समर्स में अगर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल आप ग्रे कलर का, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, वाइट और ऑफ वाइट कलर के शर्ट्स आप प्रेफरेबली सेलेक्ट करें। जी सर। नेवी ब्लू कलर का भी आप, मतलब थोड़े से ब्लू शेड्स में भी आप शर्ट्स पे जा सकते हैं। हाँ। तो इस तरह के कलर्स आप चुने। जी सर। हाँ। और आपको भी पता, आप जो पहनेंगे तो आप पे क्या फबता है, आप पे क्या अच्छा लगता है, तो ये आप देख सकते हैं। तो मेरी ड्रेस जो साक्षात्कार के लिए भी बेस्ट है सर, क्योंकि मैंने नेवी ब्लू पहन रखा है। बिल्कुल अच्छा है सर, बहुत बढ़िया है। जी सर। हाँ। तो ये बॉय, मतलब जेंट्स शूज़ और बेल्ट। हाँ, और बिल्कुल। तो पूरा अगर ड्रेसअप देखें तो उनका वो किस तरह के शूज़, तो आप शूज़ और बेल्ट अगर, तो ये ध्यान देने वाली बात है सर। जी सर। कि शूज़ का कलर और बेल्ट का कलर दोनों सेम होना चाहिए। जी सर। है ना। जैसे अगर आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग अगर आप ब्लैक शूज़ ले रहे हैं तो ब्लैक बेल्ट आप कैरी करें। ठीक है सर। अगर आप ब्राउन शूज़ ले रहे हैं, लेदर शूज़, जी सर, तो आप ब्राउन बेल्ट कैरी करें उसके साथ। जब में अगर अपन फीमेल्स के ड्रेस कोड की बात करें सर, जी सर, तो फीमेल्स साड़ी कैरी कर सकती है। अच्छा। और जब अगर फीमेल साड़ी कैरी कर रही है ना, तो वो कॉटन साड़ीज़ को प्रेफरेंस दें। कॉटन साड़ी। कॉटन साड़ीज़। ओके। या फिर अगर वो फ्लोवी सिफोन भी यूज़ कर सकती है। फ्लोविस। हाँ, सिफोन फैब्रिक होता है, वो यूज़ कर सकती है। जी जी सर। वो जब आप कैरी करते हैं, पहनते हैं, तो आपको पता पड़ जाता है कि मुझ पे क्या अच्छा लग रहा है। जी सर। आपका और कलर्स की बात करें इसमें, तो कलर्स भी अगर आप देखें तो लाइट पिंक कलर का है या वाइट
और कुछ लाइट कलर्स का कॉम्बिनेशंस है ना? इस तरह की आप साड़ीज कैरी कर सकती है ना? या फिर सलवार सूट भी पहन सकते हैं। सलवार सूट में कंफर्टेबल है जी। मेन चीज़ है आप कंफर्टेबल किस में है, कंफर्टेबल होना चाहिए। हाँ, अगर आप सलवार सूट में कंफर्टेबल है तो सलवार सूट पहनिए आप, है ना? और आप बिल्कुल दुपट्टे के साथ सलवार सूट कैरी करिए। लाइट सर इसमें एक सवाल मेरा ये है सर कि पहन सकते हैं। किसी ने अगर पहले वो ड्रेस नहीं पहनी हो और अचानक वो ड्रेस पहन ले तो इज ही और शी विल फील कंफर्टेबल? नो सर। हाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने करी है सर। जी सर। क्योंकि कोई भी ड्रेस अगर आप नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में अपेयर होंगे, कुछ लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में या कहीं पे भी पढ़ा रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, जी सर, तो वो थोड़ा बहुत अवेयर होंगे इस चीज़ के बारे में। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में जाएगा, हम देखते हैं कि बच्चे पीएचडी में आ रहे हैं, रिसर्च के लिए आ रहे हैं, वो जींस टी शर्ट्स कैरी करते हैं, गर्ल्स भी यही कैरी करती है मोस्टली, है ना? तो वो कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा। तो बेसिकली जो भी आप ड्रेस चूज कर रहे हैं खुद के लिए, आप उस तरह का ड्रेस आप उसके साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हो सर कंफर्टेबल? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर चाहे जेंट्स हैं चाहे गर्ल्स हैं लेडीज़ हैं, उनको जो ड्रेस वो इंटरव्यू में कैरी करेंगी, जी सर, है ना, तो वो ड्रेस उनको चाहिए कि वो कम से कम 1 वीक या 2 वीक पहले से ही उस तरह के फॉर्मल अटायर में आना शुरू करें अपने अरे workplace वाह, में। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, इससे क्या होगा कि उनका यूज्ड टू हो जाएंगे वो, यूज्ड टू हो जाएंगे। प्लस ये कि आपका जो अटायर होगा, आप जो कपड़े चुनते हैं, बहुत ज़्यादा लूज ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं हो, वाजिब, है ना, आप पे जो अच्छा लगता हो। तो इससे क्या होगा कि आप अगर 1 वीक या 2 वीक पहले अगर आप अपने वर्क प्लेस पे पहन के जा रहे हैं, जी सर, तो एक तो आप उन कपड़ों के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, प्लस आपको आपके फ्रेंड्स वगैरह बता देंगे कि आप इसमें अच्छे लग रहे हो, अच्छा इसमें ऐसे करो, बिल्कुल, तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बूस्ट अप होता है। बहुत कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में बहुत मैटर करता है। सर इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने ड्रेस कोड का बताया, वैसे ही हेयर कट का भी मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर, आप हेयर कट का बॉयज मतलब जेंट्स के संदर्भ में देखें तो जी बेसिकली क्या होता है कि मुझे ये लगता है सर, मेरा मानना है कि जी इंटरव्यू के जस्ट 1 दिन पहले आप मतलब हेयर कट को अवॉइड करें, 1 दिन पहले न करवाएं। अच्छा। अच्छा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैं कल मेरा इंटरव्यू है, मैं बिल्कुल तैयार होके जाऊंगा, और आप फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसको ये मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप अपना ड्रेस मतलब अपना हेयर कट कम से कम 3-4 दिन या 1 वीक पहले आप ले लें। 1 वीक पहले ले, हाँ एटलीस्ट। और अगर आप बियर्ड रखते हैं तो आप मतलब जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो 1 या 2 दिन पहले आप ट्रिम करा लें, प्रॉपरली ट्रिम्ड होनी चाहिए जी, तो आपका अच्छा लगेगा, है ना? बेतरतीब हम दोनों के तो ये समस्या है ही नहीं, जिनके हैं उनको बता रहे हैं सर। बेतरतीब नहीं होना चाहिए, तो वो बड़ा अच्छा लुक आपका आएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। राइट। एक चीज़ मैं फुटवेयर्स के से रिलेटेड और बताना चाहूँगा। जी स्वागत सर। लेडीज़ को ये ध्यान रखना होगा, गर्ल्स को ये ध्यान रखना होगा कि भाई आप बहुत हाई हील अवॉइड करें। जी अच्छा। आप चाहे साड़ी कैरी करें चाहे सलवार सूट कैरी करें, पर हाई हील को अवॉइड करें। अच्छा। आप लो हील या मॉडरेट हील वाली। आप सर ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बट ये आपके इंटरव्यू की दिशा और दशा को तय कर देती हैं। बिल्कुल, बहुत तो और ये कोई बताता भी नहीं है सर, बहुत माइन्यूट है, लेकिन बिल्कुल सर ये बहुत आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपके लिए बहुत छोटी छोटी बातें मददगार साबित होती हैं सर। वेरी गुड। प्लस ये ज़रूरी हो जाता है इसलिए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम या आपने पहले भी इंटरव्यू दे रखा हो, अगर आपकी जानकारी भी नहीं है, तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अपने आप को आप उसी तरह से कैरी करें कि आप उस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप बिल्कुल मोस्ट सुटेड कैंडिडेट है उस पोस्ट के लिए। बहुत बढ़िया सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे जो सहायक प्रोफेसर के जो इंटरव्यू होते हैं सर, मोर स्पेसिफिकली, उसमें मैंने देखा है कि बहुधा जो इंटरव्यू बोर्ड है वो ऐसा करते हैं कि कोई एक टॉपिक विशेष आपको देते हैं जिसे छात्रों को या छात्राओं को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना होता है। तो उस संदर्भ में अगर आप कुछ बताना चाहें सर हमें। बिल्कुल सर, ये भी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। थैंक यू सर। क्योंकि ये डेफिनेटली जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जब आप इंटरव्यू देते हैं, जी सर, तो आपसे आपका ब्लैक बोर्ड पे आप किस तरह का काम करते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, आपके राइटिंग स्किल कैसा है, कैसा साफ सुथरा लिखते हैं, है ना, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जी सर, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है आपका, है ना, आप जब बोलते हैं तो क्या आपकी आवाज़ पीछे लास्ट बेंच पे बैठे हुए बच्चे तक पहुंच पाती है नहीं, है ना, तो ये सब चीज़ें आपकी चेक करेंगे। अरे वाह, है ना। तो आप जब ब्लैक बोर्ड पे आप जाके पढ़ाते हैं तो उनमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। जैसे सर? जैसे कि आप जब बोर्ड पे पढ़ाने जा रहे हैं, अगर ऑलरेडी बोर्ड पे कुछ लिखा है तो आप पहले बढ़िया से क्लीन करेंगे डस्टर से, फिर उसके बाद आप जो भी कुछ लिखेंगे, जो भी कुछ पढ़ाएंगे, आप साफ सुथरा लिखें, एक लाइन में लिखें उसे। आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, जी सर,
लैंग्वेज के हैं तो हिंदी में भी आप लिखेंगे, तो आप सुंदर लिखें जी। साफ लिखें, ठीक है। और तो इसकी proper थोड़ा प्रैक्टिस भी करने उसके लिए प्रैक्टिस, तो मैं ये बच्चों को कहना चाहूँगा कि आपका अगर इंटरव्यू है, आपका जब आपका क्लियर हो चुका है स्क्रीनिंग, जी सर, आज से ही आप मतलब पढ़ाना शुरू करें। अच्छा। जहाँ कहीं पे भी है, अगर आप खुद स्टूडेंट है तो भी आप कुछ बच्चों को लेके आप बोर्ड पे प्रैक्टिस करें पढ़ाने की, किस तरह से पढ़ाया जाता है ना, तो आपके टॉपिक्स भी क्लियर होंगे, प्लस आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आप मतलब, और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे टीचिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पढ़ा रहे होते हैं, तो आपके हाथ आपके पॉकेट से बाहर होना चाहिए। हाँ ये भी होता है सर, मतलब इस तरीके से ऐसे हाथ करके हीरो की तरह पॉकेट में है और हाँ आप हाँ, मतलब इट लुक वेरी ऑड सर, या ये बिल्कुल टीचिंग एटिकेट्स के अगेंस्ट में है बिल्कुल कि आपके हाथ फ्री होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। आप बिल्कुल बढ़िया क्लियर रखें, एक लाइन में लिखें, आप कोई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन तो बहुत सुंदर सा आप समझाएं जी। प्लस एक और महत्वपूर्ण बात ये है सर, जब आप पूरा अपना क्लास खत्म कर लेते हैं, आप जब पूरा सवाल जवाब हो जाते हैं जी सर, जब भी आप बोर्ड छोड़ेंगे तो आप उसे क्लीन करेंगे। हाँ ये तो सर जो बहुत बच्चे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप अपना लिखा हुआ आप क्लीन कभी भी क्लास में, क्योंकि ये एक बीएड के अंदर भी पढ़ाया जाता है कि ये एक शिक्षक के होने की मतलब एक शर्त भी है कि आप जाने से पहले ये काम किसी और शिक्षक के लिए न छोड़ें, बल्कि आप खुद जो है जाने से पहले जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है उसे साफ कर दें, ताकि आने वाला शिक्षक शुरू से ही क्लास को प्रारंभ कर सके, न कि वो मिटाने के कार्यों में लग जाए। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात, ये इवन सहायक प्रोफेसर के इंटरव्यू में नहीं सिखाते सर, ये बहुत माइन्यूट चीज़ है, पर ये हमें जाननी चाहिए। तो ये अच्छा, इस संदर्भ में अपन और बात करें सर, संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जब ब्लैक बोर्ड टीचिंग के लिए जाएंगे जी सर, तो वहाँ पर ये होगा कि आपको वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना कोई टॉपिक आपको दे सकते हैं। अच्छा, कि चलिए आप ब्लैक बोर्ड पे जाके वहाँ खड़े होकर पढ़ाइए, आप हमें ये टॉपिक पढ़ाइए, है ना, वो कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं। ठीक है। तो अमूमन क्या होता है कि अगर कैंडिडेट का वो टॉपिक तैयार नहीं है तो वो बिल्कुल एकदम घबरा जाएंगे कि ये तो मेरा तैयार ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो ऐसा अगर किसी के साथ केस होता है तो बिल्कुल वो साफ साफ मना कर सकता है कि सर मेरा ये टॉपिक तैयार नहीं है, तो आप मुझे कोई दूसरा टॉपिक दे दें। सर क्या टॉपिक बच्चा तैयार करके जाता है, या वो कहते हैं कि इस टॉपिक पे पढ़ाओ, या दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं? दोनों पॉसिबिलिटीज है। अच्छा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से, है ना, 3 या 4 टॉपिक आप अपने बढ़िया से तैयार करें। ओ, 3 और 4 टॉपिक आप अपनी तरफ से तैयार करके जाएं। तैयार करके जाएं आप, उनका मतलब उसके बारे में बढ़िया से आप उसको, और तैयार करने से मतलब है कि आप पहले से उसको लिख कर अच्छी तरीके से जांच कर उसकी एक एक स्पेलिंग को गौर से देखकर अगर आप जाएंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अन्यथा अगर आप वहीं पे वो शुरू करेंगे, आपके मस्तिष्क में हो सकता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर प्रैक्टिस नहीं है तो आप कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे। बिल्कुल, तो स्पेलिंग्स का भी मैटर है जी सर, मतलब मैटर करती है जी। प्लस दूसरा है कि आप जब आप जा रहे हैं इस ब्लैक बोर्ड पे टीचिंग के लिए, जी सर, तो आपको टॉपिक जो देंगे, आपको अगर उसको क्लैरिटी नहीं है तो आप, अगर आपका तैयार नहीं है तो आप उसके लिए मना कर दीजिए। और अगर वो दूसरा टॉपिक दे देते हैं तो भी मना कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। मतलब कोई सवाल भी अगर आपसे पूछा जाता है जिसके बारे में आपको जानकारी है तो आप मिसलीड ना करें, आप उनको ये बताइए। और आप ये भी नहीं कि आपको आधा अधूरा आता है, आपका तैयार नहीं है लेकिन सर ने बोल दिया तो आपको जाके पढ़ाना है, और फिर आप वहाँ पर फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर मैंने आज के दिन के हिसाब से मैंने कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं, तो अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं इनमें से कोई टॉपिक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। इस चीज़ को वो भी सराहेंगे, आपका इंटरव्यू बोर्ड इस चीज़ को समझता है, क्योंकि देखा जाए तो हम जब भी क्लास में जाएंगे तो डेफिनेटली प्रिपरेशन के साथ जाएंगे, तो हम जो लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन तो हम पहले से करके जाते हैं जी, बिल्कुल। तो ये पॉजिटिवली देखता है इंटरव्यू बोर्ड। तो आप उनको अपनी तरफ से टॉपिक बताइए, वो आपको परमिट करेंगे, आप जाके उनको पढ़ाएं। इसी तरह से कोई प्रश्न का जवाब नहीं आता तो पूरी ईमानदारी से एकदम पूरे सरल और सहज ढंग से आप कह दीजिए कि अभी मैं ये सवाल का जवाब नहीं जानता, आप किसी और विषय में मेरे से पूछ सकते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप अपने टॉपिक्स को तैयार करके जाते हैं तो कोशिश करें कि आप उसके रिगार्डिंग आप सारे सवाल अपने पूरे नॉलेज आपको पता होना चाहिए जी सर। बट इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ आप नहीं दे पा रहे हैं, आपको पता नहीं है इस समय, तो आप बिल्कुल आप साफ साफ मना करिए। आप बिल्कुल सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी राइट नाउ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जो विद्यार्थी जाने वाले हैं, तो आरपीएससी में जब वो इंटरव्यू वाले रूम में जाएंगे तो किस तरह का वातावरण उनको मिलेगा सर, ताकि वो और सरल सहज और स्वाभाविक रह सकें? आपकी दृष्टि से अगर वो देख लेंगे
तो उनको लगेगा कि वो अपरिचित नहीं है उन परिस्थितियों से। ये भी बहुत ज़रूरी बात है जो बच्चों को जाननी चाहिए। जी सर। इंटरव्यू बोर्ड जो आरपीएससी के लिए जैसे आप जाएंगे, आरपीएससी कार्यालय जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको एक बड़ा सा हॉल होगा या रूम होगा, है ना, बिल्कुल। तो उसमें 3 या 5 लोगों का एक बोर्ड होता है। जी सर। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, बाकी और मेंबर्स होते हैं, नॉमिनीज होते हैं। तो मैक्सिमम 5 से 7 हो सकते हैं और मिनिमम 3 का बोर्ड। और कितनी दूरी होती है सर? डिस्टेंस अगर अपन देखा जाए तो कम से कम 5 से 7 फीट की डिस्टेंस होती है। सामने मेंबर्स बैठे होते हैं और आप मतलब गेट के जस्ट फ्रंट में, अच्छा, जैसे इस तरफ गेट है तो सामने की तरफ आप वो मेंबर्स बैठे होंगे। इंट्रो पैनल होगा। आपके लिए एक बीच में एक चेयर होती है। जी सर। जो आप उस पर बैठते हैं। अच्छा। और आप जब गेट ओपन करके आएंगे तो आपकी चेयर पहले आएगी और मेंबर्स आपके सामने होंगे। सर मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे ना आवाज़ बहुत धीमी रखते हैं, तो उनको थोड़ा तो लाउड होना पड़ेगा कि कम से कम उनकी आवाज़ इंट्रो पैनल तक तो पहुँचे। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप एंटर कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप गेट को बहुत तेज़ी से बंद ना करें। हाँ, है ना। आप जैसे एंटर कर रहे हैं आप परमिशन लीजिए पहले अंदर आने के लिए। उसके बाद फिर आप उनसे सबको नमस्कार करिए। जी जी। अब आपको देखते हैं कि सामने एक बंदा आपको दिखता है बीच में जो बैठा हुआ, तो आप उसको नमस्कार करते हैं, सामने बैठे हुए व्यक्ति को करते हैं। आप जरूरी है कि आप सबसे आई कांटेक्ट करिए और सबको आप विश करिए, किसी एक स्पेसिफिक न करके सबको समान रूप से। बिल्कुल। और आप विश करें और आप जब वो कहें तभी आप चेयर पे बैठे। ऐसा नहीं कि आप एंटर किया, आपने विश किया और जाके बैठ गए। बहुत अच्छा सर, ये छोटी छोटी चीजें हैं। बिल्कुल। तो आप जब वो आपसे कहें कि आप बैठिए तो फिर आप बैठिए, तब अपना स्थान ग्रहण करें। प्रॉपर्ली आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए और बहुत ही अच्छा माहौल होता है क्योंकि जो बोर्ड बैठा है वो आपके सिलेक्शन के लिए बेसिकली उनको उस पोस्ट के लिए मोस्ट सुटेड कैंडिडेट चाहिए। तो अच्छा, तो हमारे तमाम छात्र इस बात से पॉजिटिविटी ले सकते हैं सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो आपके सिलेक्शन के लिए बैठा है, आपके कॉपरेशन के लिए नहीं बैठा है, न कि आपको जो है वो हतोत्साहित करने के लिए। हाँ, वो आपको बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। आप जैसे ही अंदर जाएंगे, बैठेंगे, आपसे नॉर्मल बातचीत करेंगे, आपको कंफर्टेबल करेंगे। प्रॉपर सवाल जवाब करने से पहले आपसे नॉर्मल बातचीत करके आपको पूरा कंफर्टेबल करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं ताकि आप बिल्कुल सहज हो जाएंगे उनसे बातचीत करने में। फिलहाल तो सर इस इंटरव्यू में आप बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं और आप हमारे तमाम छात्रों को जो सुन रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा फील करवा रहे हैं। सर अब हम आते हैं इंटरव्यू के सबसे क्रूशियल फेज़ में, सबसे महत्वपूर्ण फेज़ के अंदर, वो चरण जिसके अंदर छात्रों के समक्ष ये प्रश्न रहता है कि किस तरह के प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जाते हैं और फिर उन प्रश्नों की कैसे तैयारी की जाए। सर बिल्कुल सर, ये तो आप मतलब जो मेन कंटेंट है इसका। जी सर। आपसे भाई आपको बुलाया है, आपसे बातचीत करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, तो ये तो सवाल जवाब होंगे आपसे जी। तो ध्यान रखने वाली बात डॉक्टर साहब ये है कि सामान्यतः 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जी अच्छा। है ना, अपन 2 कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक तरह के सवाल वो होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, विषय से संबंधित। संबंधित विषय आपने चुना है जी। जैसे आप जूलॉजी में है, बॉटनी में, हिंदी, इंग्लिश, आपका क्या सब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड आपसे फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों ही तरह के क्वेश्चंस कर सकता है बोर्ड आपसे। जी, है ना, फैक्चुअल हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरे तरह के जो सवाल होंगे वो बहुत जनरल क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो जनरल क्वेश्चंस में ये होगा कि जैसे आपको ये बोलें कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। अच्छा, आप ये बताइए। अच्छा, खुद को इंट्रोड्यूस करिए। हाँ, आपसे अच्छा। आप अपने आप को अपना परिचय दीजिए। आपसे ये कह सकते हैं कि अच्छा आपको हम इस जॉब के लिए क्यों चुने, बताइए आप में ऐसा क्या है। आपसे ही पूछ लेंगे। आपसे ही पूछ लें कि आपको क्यों लें, आप में ऐसा क्या है। या आपसे ये पूछ लें, है ना, कि अभी जो नए और टॉपिक्स हैं जैसे अभी NEP इंट्रोड्यूस हुआ है हाल ही में, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है ना। और डॉक्टर साहब ये एक जागरूक विद्यार्थी होने के नाते या जागरूक इंसान होने के नाते या शिक्षा के से संबंधित होने के नाते हमें पता भी होना चाहिए कि NEP क्या है, क्या उसके उद्देश्य हैं और कैसे उसको प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है पता होना। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के क्या क्या दायित्व होते हैं। कॉलेज जिसमें आप, वैसे तो हर कोई बच्चा कॉलेज से पढ़ के आता है, उसे पता होता है कैसा एटमॉस्फेयर होता है, पर उसके बावजूद भी एक कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी क्या और ड्यूटीज़ होती हैं पढ़ाने के साथ साथ, वो आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने UG में, अंडर ग्रेजुएशन में
है ना, मतलब यूजी के दौरान या पीजी में आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, कौन कौन से पेपर थे आपके, क्या सिलेबस था, ये आपको मतलब जानकारी होनी चाहिए। ये तो मिनिमम है, अगर आप हाँ, उसका भी बिल्कुल, जवाब पूछा नहीं जा दे सकता पाएंगे है। तो गलत इंप्रेशन जाएगा। इसके साथ साथ आपसे आपकी हॉबीज पूछी जा सकती है, आपसे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस भी पूछ सकते अच्छा, ये भी पूछ लेते हैं। पूछ लेते हैं तो आप कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सब बहुत बढ़िया बता रहे हैं, तो कोई कुछ तो आपके weakness भी व्यक्तित्व में होगी। कमी भी होगी। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपको कौन सी चीज पे काम तो करना डॉक्टर साहब चाहिए? उसका बड़ी ईमानदारी से अपन को जवाब दे बिल्कुल, देना। तो आपको हाँ ये तो ध्यान रखना है, आप जो भी बातचीत होंगी आप बिल्कुल ईमानदारी से और आप बिल्कुल सही आप जवाब देंगे, जी। है ना। और हर ये जो सवाल है, सिलेबस की बात करें या आपने देखो तो सिलेबस तो कॉमन होगा सभी बच्चों के लिए कि उन्होंने मतलब ग्रेजुएशन में पीजी में क्या पढ़ा, है ना, सब्जेक्ट वाइज। लेकिन बाकी जो सवाल पूछते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए जी। आपकी हॉबीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है ना, या आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, तो ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कैंडिडेट का अपना एक जवाब होगा। अच्छा, उसकी खुद की एक नुक्ते नज़र होगी, खुद हाँ, का एक खुद की एक उनका खुद की क्या सिचुएशन है, हर कैंडिडेट का अपना जवाब होगा। पर मैं इसमें ये कहना चाहूँगा जी सर। कि आप जो भी सवाल का जवाब दे रहे हैं बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कैसे सवाल पूछेंगे और आप उनकी तैयारी पहले से करें जी। और आप बिल्कुल ट्रुथ बताएं, मतलब सत्य बताएं, सही बताएं। आप किसी भी तरह से आप कोई गलत या झूठ बात नहीं करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ आप गलत बताएंगे, मिसलीड करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे mislead तो नहीं करें, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा इंटरव्यू बोर्ड के एक्सपर्ट्स आपको पकड़ लेंगे। तो आप ऐसा नहीं है, तो आप हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे पॉसिबल जनरल क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, तो आपका अपना जवाब होगा। कोई कैंडिडेट हो सकता है पहले से जॉब में हो, कोई कैंडिडेट अभी पीएचडी कर रहे हो जी, या कोई कैंडिडेट है उसने एमएससी पास किया अभी, उसका पीएचडी भी नहीं करा, तो सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं। तो ऐसे केसेस में होता है कि उसके अपने आंसर्स होंगे, तो वो जो भी बताए, जो भी तथ्य बताए वो सही बताए जी सर, है ना, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा। बी सेफ देन सॉरी। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कहते हैं कि आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ऐसे केसेस में हो जाता है कि आप अपने बारे में बताते हैं, तो आपको ये आना चाहिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। जी सर। आप अपना नाम बताते हैं, फादर्स नेम बताते हैं, अपने मतलब अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में बताते हैं कि कहाँ से अपने एमएससी क्या क्या, आप एड्रेस भी बताते हैं अपना। तो एड्रेस बताते समय आप ये जरूरी हो जाता है बताने कि आप कैसे बता रहे हैं। अच्छा, कि जैसे अपन लिखते हैं एड्रेस, कहीं पे भी अपन लिखते हैं तो अपन एड्रेस जिस सीक्वेंस में लिखते हैं, तो जब हम बता रहे होते हैं उसका जस्ट उल्टा करना होता है। अच्छा, इसका कहने का मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप पहले स्टेट के बारे में बताइए कि उस स्टेट में उस डिस्ट्रिक्ट का उस पर्टिकुलर गांव या तहसील में आपका रेजिडेंस है, इस तरह से आप बताएं। ना कि आप पहले गली का एड्रेस और फिर वहाँ तक तो पहले आप अपने गांव का नाम न बताएं, क्योंकि गांव आपका बड़े से मैप में आपका मतलब जरूरी नहीं सबको पता हो, लेकिन आप स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन सा तहसील है, तहसील हेडक्वार्टर में आपका कौन सा गांव है या जो भी आप इस तरह से सीक्वेंस आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में एड्रेस बताएं। बिल्कुल ये जरूरी हो जाता है। फिर आप अपनी हॉबीज के बारे में बताइए जी सर, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, वीकनेस के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो ही बताइए। हाँ, इसी संदर्भ में आपको एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा जी सर, कि आप जो भी कैंडिडेट है जिस जगह से बिलोंग करता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट है, उसका स्टेट है या आप जो सराउंडिंग्स है, उसके बारे में बच्चे की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल है ना। तो ये अवेयरनेस बच्चे में होनी चाहिए। अगर किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज़ फेमस है तो वो क्यों है, उसका क्या बैकग्राउंड है जी, ये आपसे मतलब आपकी जनरल अवेयरनेस है, मतलब ये हर उस व्यक्ति को हाँ वो आपका परख करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि जो आपका इंटरव्यू बेसिकली जो है ना वो आपसे बातचीत करते हैं, ये आपका नॉलेज का टेस्ट तो है, आपने नॉलेज का टेस्ट तो दिया है, आपने स्क्रीनिंग किया, आपने एमएससी किया, नेट जेआरएफ किया है, वो आपने कितने पड़ाव पार किए जी, वो तो आपने टेस्ट दे दिया। अब वो इस नॉलेज का तो आपसे जनरल सवाल जवाब करते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो इंटरव्यू होता है ना ये आपकी जॉब सुटेबिलिटी पे टिका है पूरा जी, उसको परखना चाहते हैं कि आपका कैसा व्यवहार है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप अगर आपको जॉब मिल जाती है, आप क्लासरूम में जाएंगे, इतनी सारी गैदरिंग को एड्रेस करेंगे, आप कितने कॉन्फिडेंट रह पाते हैं, आप अगर आपका सब्जेक्ट या टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उस चीज़ को कैसे डील करेंगे। तो बेसिकली मोर और लेस आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी और आपका
आपका So जो what sir want to say is व्यवहार that this exam is not for your knowledge test but for the suitability of this particular post. यस बिल्कुल सर। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस, जैसे मैंने शुरू में बताया कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जनरल क्वेश्चंस हैं। जी सर। तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में अगर आपको कोई तथ्य या कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल घुमाएं नहीं। आप है ना कि आप शायद ये वो ऐसे नहीं, आप बिल्कुल मना कर दीजिए कि सर मुझे अभी क्लियर नहीं। स्पेशली अपनी साइंस की स्ट्रीम में कुछ अगर मगर नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। आप बिल्कुल कोई गलत, ये नेगेटिव नहीं रहता। अगर आप किस हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं, नॉर्मली देखा जाता है डॉक्टर साहब कि बच्चे से सब्जेक्ट से रिलेटेड एक सवाल किया नहीं है, दूसरा किया उसे नहीं पता, तीसरे में तो उसका कॉन्फिडेंस ही चला जाता है कि मेरा इंटरव्यू तो गया। जबकि ऐसा नहीं है। आप को नहीं आ रहा है उसके बावजूद आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात कही। मैटर करता है क्योंकि अपन को सबको सब चीजें नहीं आती जी। क्लास में भी जा रहे हैं तो अपनी क्लास में भी जाते हैं, हम भी खुद जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो हम तैयारी के साथ जाते हैं। बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं हमारे सामने जिनके जवाब हमें नहीं पता होता, तो हम बच्चों को ये बोलते हैं। सर आपने ये बहुत गहरी बात है, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपको नहीं भी आता है कि नहीं प्रश्नों का जवाब, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है जी। आप बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल मना कर सकते हैं। हम भी तो जब क्लास में जाते हैं, हमसे बच्चे कई बार ऐसे सवाल आते हैं तो हम उसको और पढ़ाई करके नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मीटिंग जब हमारी होती है हम उसमें डिस्कस करते हैं जी। तो यही पढ़ने पढ़ाने का तरीका जो मुझे लगता है बिल्कुल वाजिब। तो मुझे लगता है कि आपको इस बारे में, आपको अगर कोई सवाल का जवाब अगर क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल साफ साफ मना करिए जी सर। हाँ, लेकिन ये बात सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए लागू होती है। अगर आपको जनरल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना, और तो उसमें आप चुप नहीं रह सकते। हाँ, आप सॉरी नहीं बोल सकते। हाँ, आपको पता नहीं, ऐसा नहीं, मतलब वो ठीक नहीं है, वो नेगेटिव जाता है, वो नेगेटिव जाए। आप अपने आसपास के सराउंडिंग के पास पूछ रहे हैं आपका, और उस समय आप नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता है। अपने बारे में बताएंगे, आप अपने जॉब में क्यों आना चाहते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, या और दूसरे एनईपी, जैसे अपन कहीं एनईपी से रिगार्डिंग सवाल पूछ सकते हैं, या कोई नया अभी कुछ चेंज हुआ है ना, तो वो मतलब इकोनॉमिक लेवल पे या राष्ट्रीय, डॉक्टर साहब जहाँ तक मैं आपको समझ लेवल पे कोई भी चेंज इस तरह का वैसे उसके रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं, आपका कितने अपडेटेड है ना। तो ये सवाल, इसमें आपको जस्टिफाइड आंसर देना होगा सर जी। उसमें जरूरी है कि आप अपना विचार रखें, अपने उस चीज़ के बारे में जस्टिफाइड आंसर दें, ये जरूरी है। उसमें आप मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन में ही आपके पास ये फ्रीडम है कि आपको नहीं आता है तो आप ना कह सकते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो डॉक्टर साहब अपन बात कर रहे थे, क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो इसमें एक चीज़ होती है कि जैसे अपने सब्जेक्ट्स में, साइंस में अपन देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन भी, पीजी पे स्पेशलाइजेशन होता है। हाँ, जैसे मेरा जो स्पेशल पेपर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी रहा है, मेरा एंटोमोलॉजी। तो इस तरह से आप स्पेशल पेपर पढ़ते हैं जी सर। तो आपसे अगर एक्सपर्ट्स पूछ लेते हैं, और कई बार मतलब अमूमन पूछ लेते हैं कि भाई आपका क्या, वो पूछते हैं सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास मार्कशीट होती है तो उसमें लिखा होता है स्पेशलाइजेशन। तो आपको ये चाहिए होता है कि आप अपने स्पेशलाइजेशन पे फोकस करें जी। आपको उसके बेसिक्स और आप उसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से आपकी पढ़ाई लिखाई वाजिब, तो ये उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए अपने स्पेशल पेपर पे, है ना। तो ये ज़रूरी है सर जी सर। तो सर अब ये कार्यक्रम अपने सोपान की तरफ पहुंच गया है, लेकिन सर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बिंदु छूट गए हैं जो मेरे ख्याल से अगर आपको लगता हो कि हमारे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम में रह गए हैं और मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ, तो आपसे निवेदन है सर कि आप उनको भी एड्रेस कर दें ताकि हमारे छात्र लाभान्वित हों। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कुछ सवाल हैं, कुछ मतलब कुछ बातें हैं, सवाल जवाब तो हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, पॉइंट्स पे बात करिए जी सर, बट कुछ बातें हैं, कुछ जो आपको मतलब कैंडिडेट को ध्यान रखनी होगी जी। जैसे कि आपका जिस दिन इंटरव्यू है, आपको डेट पहले से पता पड़ जाती है, तो आपका जो वेन्यू है, आपका कहाँ इंटरव्यू होगा, तो आप एक दिन पहले वहाँ पहुँचिए। एक दिन पहले आप अपने इंटरव्यू का जो प्लेस है जहाँ बुलाया जाता है, एक दिन पहले पहुंचिए, आप रिलैक्स करिए, और जब आप नेक्स्ट डे जब आपका इंटरव्यू है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले आप अपने वेन्यू पे पहुंच जाएंगे टाइम, अपने गंतव्य स्थान पे। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत रिलैक्स रहेंगे, है ना। आपको कि मैं कब पहुंचूंगा, किसी तरह की हड़बड़ाहट या किसी तरह का टेंशन नहीं होगा। बिल्कुल, आप वेन्यू पे टाइमली पहुंचिए। वहाँ पहुंचने के बाद फिर आप अकेले कहीं बैठ नहीं जाइए। आप देखिए बहुत सारे लोग और भी कैंडिडेट्स आए हुए होंगे, अलग अलग ग्रुप्स होंगे, तो आप किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट बनिए, उनसे बातचीत करिए, चुप मत रहिए, आप सुनिए और अपना मतलब नॉर्मल हेल्दी डिस्कशन जहाँ कहीं हो रहा है। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि कहीं कोई ग्रुप होता है नेगेटिव वाला, तो आप उनको अवॉइड करिए, उनके पास नहीं बैठना है। आप हेल्दी डिस्कशन वाला ग्रुप कहीं पे भी आप उसको ज्वाइन करिए, बातचीत करिए। इससे क्या होगा डॉक्टर साहब कि बच्चा
जो भी कैंडिडेट है ना वो बातचीत करता रहेगा ना तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा जी। ठीक है। प्लस अब जब उसका कॉल आता है, ये भी ध्यान देने वाली, जब उसको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए कि भाई अब आपका नंबर आने वाला है, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह का सिलेक्शन, कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, या मतलब इस तरह का कोई भी आप पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर जाएं। सिलेक्शन रिजेक्शन दिमाग में ना रखें जी। आप ईश्वर का नाम लें और आप ये सोच के जाएं कि मैं अपना बेस्ट, मजा आ जाएगा, मैं अपने बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा और मेरी बहुत अच्छी से तैयारी है, मैं अपना बेस्ट दूंगा और इस इंटरव्यू को एंजॉय करूंगा, बिल्कुल एंजॉय करूंगा। अरे बातचीत है बस, बहुत अच्छा। सिलेक्शन रिजेक्शन दिमाग में रखेंगे, बहुत अच्छा, तो स्ट्रेस में रहेंगे, वो नहीं लेके जाना। डॉक्टर साहब एक और है कि इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो एक रात पहले सोते नहीं है। पूरी रेस्ट भी बहुत जरूरी है ताकि सुबह फ्रेश फील करें। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी वेन्यू है आप कैंडिडेट का, उस पर एक दिन पहले जाए, अपना सेंटर जहाँ जाना वो देखे और आप आराम से बिल्कुल अपना वेन्यू के नियर अबाउट जो भी आपको मतलब रेजिडेंस मिलता है, होटल वगैरह जो भी कहीं आपका है, उसके पास रखिए ताकि दूसरे दिन आने जाने की हड़बड़ाहट ना रहे आपको कि अपने वेन्यू पे कैसे पहुंचेंगे, क्या साधन जाएगा वहाँ पर, जैसे क्या व्हीकल, मतलब क्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए जरूरी है कि आप समय से सुबह जल्दी उठें, तैयार होके अपना प्रॉपर तैयार होके आप समय पे कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले अपने वेन्यू पे पहुंच जाए, तो आप सिलेक्शन और रिजेक्शन कैंडिडेट के दिमाग में नहीं रहेगा जी, तो वो बहुत सरल और सहज रहेगा, है ना, और वो अपने बारे में बेस्ट अपना परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से उसको मतलब इंटरव्यू बोर्ड को फेस करना चाहिए, और जितना सरल और सहज रहेगा उतना ही उनका इंटरव्यू अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस होगा, है ना, कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो डॉक्टर गजराज सिंह वर्मा सर, सच बात बताऊं, हृदय की तो आवाज़ ये है कि आपको सुनते ही रहें और ये इंटरव्यू लंबा चलता ही रहे, पर कभी तो इस इंटरव्यू को एंड होना ही है। तो 2 पंक्तियों से मैं आपसे विदाई लेता हूं सर कि ये तो एक रस्म है जो सभी ने निभाई होती है, वरना दोस्तों सूरज की कहाँ विदाई होती है। इन्होंने जो प्रकाश फैलाया है अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से, उससे अगर एक भी छात्र का जीवन रोशन होता है और कोई भी जानकारी उनके जीवन की दिशा और दशा को बदलती है, तो हमारा ये जो प्रयास है सर, आज आपके साथ जो हम इतनी देर से बैठे हैं और इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया है, हम अपना जीवन सक्सेसफुल मानेंगे। हमें लगेगा कि कुछ सार्थक हमने किया है, कुछ प्रासंगिक हमने किया है। इस उम्मीद के साथ सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कहीं अगले मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। गजराज सिंह सर, डॉक्टर गजराज सिंह वर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया और मेरे विचार जाने। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।